हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे साथ इकोनॉमिक्स की क्लास में। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो यार सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना ताकि आपको अप टू डेट वीडियोस की जो अपडेट है वो मिलती रहे। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी करना मत भूलना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज का टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एग्रीगेट डिमांड होती क्या है, देन एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है। अगर मैं बात करूं एग्रीगेट डिमांड की तो देखो, जितनी भी इकोनॉमी में जो सेक्टर्स है हमारे, टोटल 3 सेक्टर्स होते हैं जैसे कि आपको पता ही है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो इन तीनों सेक्टर में जो भी रहते हैं, जो भी मतलब पब्लिक है, ठीक है, और सारी पब्लिक की जो डिमांड है किसी चीज को लेकर, किसी भी गुड्स या सर्विस को लेकर, ठीक, उस डिमांड को हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। तो देखो यही यहाँ पे डिफाइन भी लिखी है, टू टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which all sectors of an economy are planning to buy and at a given level of income। ठीक है, मतलब तीनों सेक्टर की जो पब्लिक है, जो लोग हैं, वो खरीदना चाहते हैं उस गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है, अपने गिवन लेवल ऑफ इनकम, मतलब जो भी उनकी इनकम हो, चाहे इनकम थोड़ी हो चाहे ज्यादा हो, उस इनकम पर वो क्या करना चाहते हैं, उस चीज को खरीदना चाहते हैं, उसे कहते हैं हम एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो हमारी हमेशा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बराबर होती है। मतलब तीनों सेक्टर में जो भी खर्च हो रहा है, जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, उस टोटल एक्सपेंडिचर के बराबर हमेशा टोटल डिमांड होती है हमारी, मतलब एग्रीगेट डिमांड होती है। तो देखिए एग्रीगेट डिमांड जो होती है हमेशा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बराबर होती है। और एग्रीगेट डिमांड को हम कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट के बराबर भी मानते हैं, क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो भी एक तरीके का हमारा एक्सपेंडिचर ही होता है, जो हम इकोनॉमी में क्या करते हैं, लगाते हैं, ऐसा खर्चा ही हुआ वो भी। और कंजप्शन जो है, जो हम कंजप्शन कर रहे हैं, जैसे कि हम छोटी मोटी चीजें खरीद रहे हैं, कुछ भी चीज खरीदने के लिए हम पैसा जो खर्च करते हैं वो हमारी कंजप्शन कहलाती है। तो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट बात तो एक ही है, दोनों ही खर्चे हुए हमारे लिए। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो होता है, ठीक है, वो हमारा एग्रीगेट डिमांड के बराबर होता है। इसलिए हम कहते हैं कि C प्लस आई, मतलब कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, मतलब AD। ठीक है, तो ये था हमारा एग्रीगेट डिमांड की डिफाइन छोटी सी। अब उसका हम एक कर्व देखते हैं, उसका हम एक ग्राफ को देखते हैं। अगर मैं उसके कर्व की बात करूं तो देखो ये रहा कर्व उसका, ठीक है, ये ग्राफ है। अब यहाँ पे देखो ये हमारा y है, ये हमारा x एक्सिस है। अगर आप यहाँ पे बात करते हैं, ठीक, तो यहाँ पे हमारे होती है, जो यहाँ पे हमारी है, ये एग्रीगेट डिमांड है हमारी, ठीक है, ये एग्रीगेट डिमांड का लाइन है। और नीचे जो हमारी है ये आपकी इनकम है। क्लियर। अब यहां से समझना, जब सबसे जीरो पे थे हम, ठीक है, जीरो पे थे, क्लियर, तो जीरो पर भी हमारी देखो कुछ ना कुछ कंजप्शन हो रही थी। ये देखिए कंजप्शन तो हम फिर भी कर रहे हैं, इनकम हो चाहे ना हो कंजप्शन तो हम करते ही करते हैं, क्योंकि देखो भूखे तो रहेंगे नहीं, ठीक, या नंगे तो घूमेंगे नहीं, कपड़े नॉर्मल पहनने ही है और खाना तो खाना ही है, ये दो चीज तो कंपलसरी है करनी है, चाहे इनकम हो चाहे ना हो। तो वही चीज कही जा रही है यहाँ पे, इनकम जब जीरो तब भी कोई ना कोई कंजप्शन हो रही है। क्लियर। अब वही जब इन्वेस्टमेंट हुआ तो इन्वेस्टमेंट के बाद थोड़ी सी और कंजप्शन हमारी क्या हो गई, बढ़ गई। क्यों? क्योंकि जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हुआ तो लोगों की इनकम बड़ी होगी, तो उन्होंने अपनी कंजप्शन भी बढ़ा ली। तो ये आपका कंजप्शन कर्व हुआ, ठीक है, और ये आपका इन्वेस्टमेंट कर्व। अब देखो आप एक चीज नोटिस करो, इन्वेस्टमेंट कर्व जो है वो पैरेलल है एस एक्सिस के, है ना, ये देखिए पैरेलल है एकदम। अब ये पैरेलल क्यों है? क्योंकि हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एज अ फिक्स्ड होता है, ठीक, फिक्स्ड होता है वो, इसलिए हम उसको क्या मानते हैं, एज अ पैरेलल मानते हैं, किसके, एज एक्सिस के। ओके। वहीं अगर हम बात करें तो कंजप्शन लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है, देखो, क्योंकि देखो ऊपर की तरफ जा रही है, लगातार बढ़ रही है। तो वही हमारी एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि देखो कंजप्शन बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट दोनों प्लस हो रहे हैं, तो एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये हमारा एग्रीगेट डिमांड का क्या बनता, कर्व बनता है। अब हम बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई की। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या होती है, मनी वैल्यू होती है, ठीक है, जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे हमारे प्रोड्यूसर्स क्या करना चाहते हैं, उसको लगाना चाहते हैं, उनकी बिलिंग है, वो उसको खर्च करना चाहते हैं उस पैसे को अपने, ठीक है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर, ठीक, कहां पर, इकोनॉमी के अंदर, ताकि उन फाइनल गुड्स और सर्विसेज को वो क्या कर सके, सप्लाई कर सके इन द इकोनॉमी फॉर द सरप्लस। क्लियर। तो ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई होती है। अब एग्रीगेट सप्लाई जो होती है, आप हमेशा याद रखना, एग्रीगेट सप्लाई
इक्वल टू नेशनल इनकम होती है। ध्यान रखना ये बात, एग्रीगेट सप्लाई हमेशा किसके बराबर होती है? नेशनल इनकम के बराबर होती है। अब आप अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहाँ पे इसके कर्व की, तो देखो हमेशा जो इनकम होती है वो 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है, और इंफिनिटी। अब वो कहां जाकर रुकेगी कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। इसलिए एग्रीगेट सप्लाई और इनकम का जो कर्व होता है वो हमेशा सेम होता है, ये देखिए, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के बराबर होती है, इसलिए ये कर्व होता है। और 45 के एंगल पर ये क्या करता है? वर्क करता है। तो एक सिंपल सा, ठीक है, ये कर्व था, ठीक है, जो एग्रीगेट सप्लाई का। तो समझ में आया होगा आपको, अगर कोई डाउट हो तो बताना, ठीक है। तो ये हमारा दोनों कर्व है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का, ठीक। अब हम ना अब इन कर्व को दोनों को एक साथ करके पढ़ते हैं, ठीक है, कंबाइन करके पढ़ते हैं, जिससे बनेगा कंजप्शन कर्व। अगर मैं बात करता हूं देखो कंजप्शन कर्व की, तो कंजप्शन कर्व वो ये होता है, ठीक है, ये कंजप्शन कर्व है हमारा। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, ये हमारा जो एस एक्सिस है इनकम को शो कर रहा है, वाई एक्सिस हमारा कंजप्शन को शो कर रहा है, ठीक है। अब यहां से देखना, हमारी इनकम का जो कर्व है वो 45 एंगल से 0 से शुरू हो रहा है, ये देखिए ये जा रहा है ऊपर तक, ठीक, ये इनकम का कर्व हो गया। वही मैंने जब देखा तो आपको मैंने बताया हमारी सेविंग कहां से शुरू हो रही है? इस चीज से शुरू हो रही है, ठीक। अब आपको मैंने जैसे भी बताया, इनकम चाहे 0 हो चाहे कुछ भी हो, कंजप्शन तो हमारी कोई ना कोई रहती है। तो वो हमारी कंजप्शन क्या है? ये देखो वो कंजप्शन, इस कंजप्शन को हम ऑटोनोमस कंजप्शन के नाम से जानते हैं। जो कंजप्शन 0 लेवल ऑफ इनकम पे होती है उसे हम ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं। मतलब ये तब होती है जब इनकम किसके बराबर हो? 0 के बराबर, ठीक है। जब इनकम हमारी 0 के बराबर होती है तो उस टाइम पे जो कंजप्शन होती है वो कौन सी कंजप्शन होती है? ऑटोनोमस कंजप्शन होती है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? और ऐसे ही यहाँ पे देखो, जो ये इन्वेस्टमेंट था ना, जो ये इन्वेस्टमेंट हुआ था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, ये भी हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ही कहलाता है। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये ऑटोनोमस कंजप्शन होती है, ठीक है। कब होती है ये? जब 0 लेवल ऑफ इनकम होता है। वही अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ से कंजप्शन ऐसे चलती जा रही है और इनकम भी जा रही है। तो भैया आप देखो यहाँ पे अभी डिस सेविंग है, रीजन क्यों? क्योंकि अभी आप नोटिस कर रहे हो कि इनकम जो है वो कम है हमारी कंजप्शन से, मतलब अभी हमारी इनकम जो है वो कंजप्शन से कम है, इसलिए हमारी सेविंग क्या हो रही है? डिस सेविंग हो रही है, मतलब हमारी सेविंग खर्च हो रही है धीरे धीरे। लेकिन यहाँ पे आके आप देख रहे हो, यहाँ पे आके दोनों एक साथ मिल गए आपस में, मतलब कंजप्शन और आपकी जो इनकम थी वो आपस में जुड़ गई। इसका मतलब यहाँ पे आके हम क्या हो गए? इक्विलिब्रियम में आ गए। तो ये जो ई शो कर रहा है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? इक्विलिब्रियम को, इक्विलिब्रियम सिचुएशन को दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। इक्विलिब्रियम सिचुएशन मतलब व्हेन, इसका मतलब ये हो गया व्हेन y इक्वल टू कंजप्शन, मतलब जब आपकी इनकम कंजप्शन के बराबर हो जाती है तो उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। मतलब यहां से डिस सेविंग क्या हो जाती है? हमारी खत्म हो जाती है, मतलब डिस सेविंग खत्म हो जाती है, या मान लो डिस सेविंग जो खर्च हो रही थी वो बंद हो जाती है। और जब इस पॉइंट से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी क्या हो जाती है? सेविंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट से जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे हमारी सेविंग शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब हमारी देखो इनकम ज्यादा हो गई है, किसके मुकाबले? कंजप्शन के मुकाबले, इसलिए अब हम सेविंग करेंगे। क्लियर? तो ये चीज, और इस पॉइंट को, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहते हैं, कंजप्शन इक्वल टू बाई, और कई बार इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है, और कई बार हम इसको जीरो सेविंग पॉइंट भी कहते हैं। तो तीनों नाम में से आप कोई सा भी नाम बोल सकते हो, चाहे आप इक्विलिब्रियम, ठीक है, सिचुएशन बोलो इसको, चाहे फिर आप ब्रेक इवन पॉइंट बोलो, चाहे जीरो सेविंग बोलो। अब इसको ब्रेक इवन पॉइंट क्यों कहते हैं उसका रीजन मैं बताता हूं आपको, क्योंकि ये वो पॉइंट होता है जहां से हमारी डिस सेविंग खत्म और सेविंग क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। मतलब डिस सेविंग हमारी स्टॉप हो गई और सेविंग हमारी क्या हो जाती है? स्टार्ट। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो ये कंजप्शन कर्व है हमारा छोटा सा। अब हमें बात करनी है कंजप्शन के ऊपर, मेन अब हमें कंजप्शन पे बढ़ना है सारा। तो चलो मैं यहाँ पे आपको कंजप्शन फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि जो भी इसके ऊपर क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास कराऊंगा। फिलहाल अभी हम कंजप्शन फंक्शन क्या होता है हमारा उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अगर मैं कंजप्शन फंक्शन की बात करूं तो कंजप्शन फंक्शन कुछ इस तरीके से हम शो करते हैं कंजप्शन फंक्शन को।
मींस कि कंजप्शन को हम किससे रिलेट कर रहे हैं, इनकम से, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो बाई डिनोट कर रहा है वो इनकम को डिनोट कर रहा है, और जो एफ है वो आपका यहाँ पे फंक्शन दिखा रहा है, और सी तो आपको पता ही है कंजप्शन दिखा रही है आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे इस फंक्शन को लिखा कैसे जाएगा और अच्छे से, ये देखो C इक्वल टू ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस बी वाई, तो ये आपका कंजप्शन फंक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखना, ये तो चलो आपको पता ही है, सी बार किसको डिनोट करता है, ऑटोनोमस कंजप्शन को, जो कब होती है, लेवल ऑफ जीरो इनकम, जब जीरो लेवल होता है इनकम का उस समय पे जो कंजप्शन होती है उसे हम ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं। पर यहाँ पे एक चीज आप देखो, नई चीज आ रही है यहाँ पे बी, तो ये जो बी है ये क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ पे बी डिनोट कर रहा है आपका एमपीसी, ठीक है। बी क्या डिनोट कर रहा है आपका, एमपीसी। अब एमपीसी क्या होता है समझ लीजिए, यहाँ पे एमपीसी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंजप्शन, ठीक है। मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंजप्शन मतलब एमपीसी। इसको निकालने का बहुत आसान तरीका है, इसको अगर आप निकालते हो तो किस तरीके से निकाल सकते हो, देखो जो चेंज इन आपकी कंजप्शन हुई है और चेंज इन इनकम, मतलब आपकी इनकम में जो बदलाव आया है, ठीक है, और आपकी कंजप्शन में जो चेंज आया उस इनकम की मतलब वजह से, जैसे कि मान लो आपकी इनकम बढ़ गई तो आपकी क्या हुई, कंजप्शन में भी बढ़ोतरी हो गई, या मान लो आपकी इनकम घट गई, ठीक है, तो आपकी कंजप्शन भी घट गई। तो एक चेंज आ रहा है ना, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, पर चेंज तो हो रहा है ना। तो वो ही चेंज अगर आप क्या करते हो, रेशो पे रख देते हो, जैसे कि देखो चेंज इन कंजप्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, तो बस इसको डिवाइड करो, देन आपका एमपीसी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस एमपीसी की मदद से हमें क्या निकालना होता है, कंजप्शन फंक्शन को, मतलब टोटल कंजप्शन को निकालते हैं। तो इस सी का मतलब होता है टोटल कंजप्शन, ठीक है। इस सी का मतलब होता है टोटल कंजप्शन, क्या आपने टोटल कंजप्शन कितनी करी है इकोनॉमी के अंदर। तो ये फिलहाल एक छोटा सा था कंजप्शन फंक्शन, ठीक। अब वहां पे एक ना सेविंग फंक्शन भी है, सेविंग फंक्शन के बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बता ही देता हूँ थोड़ा सा, नेक्स्ट क्लास हम इसके ऊपर भी क्वेश्चन कर ही लेंगे साथ साथ। अगर मैं बात करूं सेविंग फंक्शन तो उसको भी कुछ इस तरीके से लिखा जाता है एस, ठीक है, और यहाँ पे बाई। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, माइनस, ठीक है, ऑटोनोमस सेविंग, तो यहां पे ध्यान रखना जो आपका माइनस सी बार है ये आपको ऑटोनोमस सेविंग को डिनोट कर रहा है, ऑटोनोमस सेविंग, क्लियर। और वही आपका जो 1 माइनस बी है ये आपको डिनोट करके दे रहा है एमपी एस, और बाई आपकी इनकम को डिनोट कर रहा है, ठीक है, और एस जो है आपका वो टोटल सेविंग को डिनोट कर रहा है, ठीक है, ये टोटल सेविंग को। अब देखो एमपीएस निकालना बहुत ही ज्यादा आसान होता है, अगर वन में से अगर आप एमपीसी माइनस कर दो, ठीक है, ध्यान रखना, एक में से अगर आप एमपीसी माइनस कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है, एमपीएस मिल जाता है, वेरी सिंपल। और इसका एक और फॉर्मूला होता है एमपीएस का, वो भी आपको मैं बता देता हूं। एमपीएस का एक फॉर्मूला है चेंज इन सेविंग और चेंज इन इनकम, ये भी एक इसका फॉर्मूला है। एक तो ये रहा कि 1 माइनस एमपीसी इक्वल टू एमपीएस, और एक फॉर्मूला ये रहा एमपीएस इक्वल टू चेंज इन सेविंग चेंज इन इनकम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करना है आपको, ठीक, और सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। One eternity later. तो आज के लिए आपको फिलहाल इतना ही करना है, और इसके बारे में मैं और पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, नेक्स्ट क्लास, जो कि हमें सेविंग फंक्शन और कंजप्शन फंक्शन पे जो फॉर्मूले हैं इन पे हमें क्या करना है, काम करना है, थोड़े से मतलब क्वेश्चंस वगैरह कराऊंगा मैं आपको, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आपको बाय।